हमें क्या करना है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना होगा। जैसे कि ए है, ए से परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉप करिए, ड्रॉप और परपेंडिकुलर ए एल ड्रॉप। मेरी आवाज सभी को ठीक आ रही है? मेरी आवाज सभी को क्लियर आ रही है? हाँ जी सर। ओके, ड्रॉप ऑफ परपेंडिकुलर ए एल फ्रॉम ए ऑन बी सी। ठीक है, इसी तरीके से तो बोल दीजिए एम डी एम। ठीक, कंस्ट्रक्शन में सेकंड पॉइंट, ड्रॉप ऑफ परपेंडिकुलर डी एम ऑन बी सी। डी एम फ्रॉम बी ऑन बी सी, ये करना है। ये करने के बाद में फिर मैं एक काम करूंगा, मैं लूंगा ट्राइंगल एएलओ और ट्राइंगल डीएमओ। ट्राइंगल एएलओ एंड ट्राइंगल डीएमओ, ये दो ट्राइंगल हो गए। इसमें मैं बोलूंगा एंगल एएलओ इज इक्वल टू एंगल डीएमओ, एंगल एएलओ इज इक्वल टू एंगल डीएमओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हो गया। दूसरा, आप जानते हैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल एओएल is equal to angle DOM। रीजन में लिखेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल AOL is equal to एंगल DOM। रीजन में लिखेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। बेटा 1 मिनट वेट करिए। मैंने बोला कि अब मेरे पास दो एंगल्स इक्वल आ गए, तो बाई डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, बाई डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, triangle ALO is similar to triangle DMO। ट्राइंगल ALO is similar to triangle DMO। जब ये दो ट्राइंगल हमारे पास सिमिलर आ गए तो इनकी साइड्स का रेशो इक्वल होगा। तो ये क्या हो जाएगा, AL upon DM is equal to LO upon MO is equal to AO upon DO। इसको बेटा आप इक्वेशन पर 1 बोल दीजिए, इसको इक्वेशन पर 1 बोल दीजिए। इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके ये चीज आ गई। इसके बाद बेहद आसान बचा है इसमें। अब इन्होंने बोला एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी। तो मैं इस पोर्शन को यहाँ इसके बाद इधर कर रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी। देखिए एबीसी का एरिया क्या हो जाएगा, ABC, ये पूरा का पूरा ट्रायंगल है ABC, तो इसका एरिया हो जाएगा बेटा, बेस तो है BC और परपेंडिकुलर क्या है AL, तो हाफ BC इनटू AL, हाफ मल्टीप्लाइड बाय BC इनटू AL अपॉन, फिर आप बात करेंगे दूसरे ट्रायंगल की DDC की।
इसका एरिया कैसे निकलेगा, हाफ BC और यहाँ परपेंडिकुलर क्या है, DM, हाफ BC इंटू DM। अब देखिएगा हाफ से हाफ कैंसिल, BC से BC कैंसिल, ये आ गया AL अपॉन DM, ठीक है, इज इक्वल टू, हमने देखा AL अपॉन DM AO अपॉन DO के इक्वल है, इज इक्वल टू AO अपॉन DO, यहाँ लिख देना फ्रॉम फर्स्ट, और ये हो गया प्रूफ। बताइए सब बच्चों को क्लियर है? यस सर। हाँ जी बताइए सर क्लियर है? इक्वेशन 1 के बाद का दोबारा समझा दो। अभी बताता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 है, एक यहाँ तक हुआ, उसके बाद देखिएगा, इसके बाद इसमें क्या हुआ कि हमने जो पूछा है ना प्रूव करने के लिए, वो मेरे को प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी, ठीक है, मेरे को ये रेशियो इनका निकालना है, और ये जो रेशियो है इट इज इक्वल टू AO अपॉन DO, ये AO अपॉन DO के इक्वल आ रहा है रेशियो। तो अब आप देखिएगा, जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी है तो ये क्या हो जाएगा, ABC, अगर मैंने बेस लिया BC तो उस पर ड्रॉप होने वाला परपेंडिकुलर क्या है, AL, तो ABC का एरिया क्या हो जाएगा बेटा, हाफ BC इंटू AL, समझ गए? यस सर। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं, अब है अपॉन में ट्रायंगल DBC, DBC, तो DBC में मैंने बेस ले लिया BC और इस पर DBC में BC ले लिया, तो बचा क्या D, और D से परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, उसकी लेंथ है DM, तो हाफ BC इंटू DM, ये पूरा का पूरा DBC का एरिया आ जाएगा इससे। यस सर। ठीक है, तो Yes, हाफ sir. BC इंटू AL अपॉन हाफ BC इंटू DM, हाफ से हाफ कट गया, BC से BC कट गया, AL अपॉन DM आ गया, और AL अपॉन DM जो है वो AO अपॉन DO के इक्वल है फ्रॉम इक्वेशन 1। यस सर। ठीक है, और मुझे यही प्रूव करना था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू AO अपॉन DO। क्लियर है, बताइए? यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताइए। सर मतलब हमें पता कैसे चलेगा कि हमें कौन सी क्वेश्चंस में कंस्ट्रक्शन करनी है और मतलब क्या कंस्ट्रक्शन करनी है? हाँ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे यहाँ पर एरिया की इन्होंने बात करी कि मुझे एरिया निकालना है किसका, ABC का और DBC का, तो जब मुझे एरिया कैलकुलेट करना है तो मैं दो काम कर सकता हूँ यहाँ पर, एरिया का जो हमें रेशियो निकालना होता है, एरिया का रेशियो हो गया ना ये, तो मैं दो काम कर सकता हूँ, एक तो ABC को और DBC को, इन दोनों को मैं सिमिलर प्रूव कर दूँ। मुझे सिमिलर प्रूव करने का कोई रास्ता ही नजर नहीं आया इसमें कि मैं कैसे प्रूव करूँ उनको सिमिलर। चलिए एक चीज समझ में आती है कि दोनों में एक साइड कॉमन आ रही है BC, लेकिन उसके अलावा कुछ तो दे रखा होता, एटलीस्ट ये दे रखा होता कि ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, या ये बता दिया होता कि ये ट्रेपेजियम है, पैरेललोग्राम है, कोई कंडीशन तो दे रखी होती, कोई एंगल के बारे में कुछ नहीं दे रखा है, कोई साइड, कोई पैरेलल है साइड, कुछ भी नहीं दे रखा है। तो मुझे फिर सीधा सीधा ये समझ में आया कि चलो मैं एरिया ही निकालता हूँ। तो जब मैंने एरिया निकालने के लिए सोचा कि मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल देता हूँ ए से, और एक परपेंडिकुलर यहाँ से डाल देता हूँ, तो अब एरिया निकल जाएगा, ABC का एरिया हाफ BC इंटू AL और DBC का एरिया हाफ BC इंटू DM। तो जैसे ही मैंने देखा तो मुझे ये दिखाई दे गया कि ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं, और इनमें ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट, ये वाला एंगल 90 डिग्री। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करके शायद बात बन जाए, तो मैंने ये करके सोचा और ये करके ये हो गया, आपने देख लिया। बताइए समझ गए? हाँ जी सर। तो Yes, sir. किसी क्वेश्चन में जैसे एरिया का रेशियो आता है, तो एरिया के रेशियो में आप कई बार एरिया रेशियो थ्योरम लगा ही नहीं पाएंगे। देखो यहाँ पर एरिया रेशियो थ्योरम थी ही नहीं। एरिया रेशियो थ्योरम में क्या करना होता है, जो दो ट्रायंगल्स का एरिया जिनका हमें रेशियो निकालना होता है, वो दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होने चाहिए या सिमिलर ग्रुप हो ही नहीं पाए हैं। तो ये अलग तरीके का क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट मार्क करिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 3। इसीलिए मैं बार बार पूछ रहा था कि आप में से किन बच्चों ने ये कर लिया है क्वेश्चन। बताइए सभी को क्लियर है? आस्था, रुद्रांश, पार्थ, हाँ जी सर। सर। दिवस, हर्षित, यस सर। सभी को क्लियर है ना? सक्षम, देवशी, यस सर। ठीक है बेटा।
चलिए इसके बाद बताइए क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9 किसी क्वेश्चन में डाउट हो किसी बच्चे को? सर क्वेश्चन नंबर 5 में है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है D, E and F are respectively the midpoints of side AB, BC and CA of a triangle ABC. Find the ratio of the areas of triangle DEF and triangle ABC. तो पहले जो कंडीशन दे रखी है उसके हिसाब से ट्रायंगल बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 D, E and F are respectively the midpoints of sides AB, BC and CA of triangle ABC. A, E और C। अब देखिए D, E and F are respectively the midpoints of sides AB, BC and CA of a triangle ABC. तो AB का मिडपॉइंट है D, AB का मिडपॉइंट हो गया D, फिर BC का मिडपॉइंट है E, BC का मिडपॉइंट है E और AC का मिडपॉइंट यानी कि CA का मिडपॉइंट है F। एक मिनट फिर वेट करो, पता नहीं कॉल आ जा रही है। बेटा 2 मिनट ऑनलाइन बने रहिए, मैं अभी आ रहा हूँ।
कोई मेरी अर्जेंट कॉल आ गई थी, इस वजह से मेरे को होल्ड करना पड़ा। चलिए देखिएगा, इसमें दिया है इन्होंने डी ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ ट्राइंगल एबीसी, फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ एंड ट्राइंगल एबीसी। तो इसमें डी ई और एफ, डी ई और एफ जो है वो मिड पॉइंट्स हो गए किसके, ए बी के, बी सी के और ए सी के। अब आप क्या करिए, इन्होंने बोला है कि मुझे ट्राइंगल डी ई एफ मतलब डी ई एफ, डी से ई को और ई से एफ को ज्वाइन करना है। डी ई एफ ये हो गया, और ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी मेरे को इन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। तो देखिएगा, अच्छा सिमिलर नहीं, सॉरी, इनके एरिया का रेशियो निकालना है। अब एरिया का रेशियो निकालना है तो शायद मुझे इसको सिमिलर भी प्रूव करना पड़ेगा। तो जरा देखिएगा कि यहाँ पर अगर मान लो ए बी सी टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ area of triangle DEF upon area of triangle ABC, ये मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखिएगा इसमें क्या करेंगे हम, बस एक चीज पता है कि ये वाली जो साइड है वो इस वाली साइड के इक्वल है, ये वाली जो साइड है वो इस वाली साइड के इक्वल है, और ये वाली साइड जो है वो इस वाली साइड के इक्वल है, क्योंकि ये मिड पॉइंट्स दे रखे हैं डी ई और एफ। ठीक है, इसके बाद अब देखिएगा, अब मैं ये कहूंगा यहाँ पर कि ये जो है this upon this upon this, इस वाली साइड के इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है। देखिएगा इसमें ना हम एक काम कर सकते हैं कि जैसे मान लो आपको एक चीज दिखाई दे रही है कि ये इसका मिड पॉइंट है और ये इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, अब मिड पॉइंट का मतलब क्या हो गया, मिड पॉइंट का मतलब ये हो गया कि AD और DB इक्वल है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा सिंस D is the midpoint of AB, D जो है वो AB का मिड पॉइंट है, इट इम्प्लाइज दैट AD is equal to DB, AD is equal to DB, ये दोनों इक्वल हो गए। अब आप DB को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा AD अपॉन DB इज इक्वल टू 1। एक चीज तो ये हो गई। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम कहेंगे AD अपॉन DB इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1 ये हो गया। फिर या इतना सारा छोड़ो, ये छोड़िए, आप ये देखिएगा कि D is the midpoint of AB and F is the midpoint of AC।
D is the midpoint of AB and F is the midpoint of AC. ठीक है, तो अब इससे मैं क्या कहूंगा कि ये मिडपॉइंट थ्योरम नहीं होगी क्या, कि जब ये इसका मिडपॉइंट है, ये इसका मिडपॉइंट है, तो इसका मतलब ये वाली लाइन इस तीसरी वाली लाइन के पैरेलल होगी। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बाई मिडपॉइंट थ्योरम, by midpoint theorem, DF is parallel to BC. DF is parallel to BC and DF is equal to half of BC. मुझे लगता है ये वाली थ्योरम आप सब बच्चों को ध्यान होगी। हाँ जी सर। ठीक है, तो DF जो है वो BC के पैरेलल हो गया, DF is half of BC, ये हो गया। ठीक, अच्छा, अब मैं ये कहूँगा यहाँ पर कि DF half of BC के इक्वल हो गया। ओके, और इसी तरीके से ये मेरी पूरी की पूरी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब हम कहेंगे कि D is the midpoint of AB and E is the midpoint of BC। मैं दोबारा लिख रहा हूँ, D is the midpoint of AC, D is the midpoint of AC, D is the midpoint of AB and E is the midpoint of BC। D is the midpoint of AB and E is the midpoint of BC, ये हो गया। तो अब मैं क्या कहूंगा कि DE is parallel to AC and DE is equal to half of AC by midpoint theorem। Now DE is parallel to AC and DE is equal to half of AC। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद मैंने क्या कर लिया, मैंने एक तो ये चीज देख ली कि DF BC के पैरेलल है, एक देख लिया DE AC के पैरेलल है। अब बस ये बचा है कि EF AB के पैरेलल है। तो EF के लिए मैं क्या करूंगा, E is the midpoint of BC and F is the midpoint of AC। दोबारा लिखिए, E is the midpoint of BC and F is the midpoint of AC। तो by midpoint theorem, E इसका midpoint है, F इसका midpoint है, तो by midpoint theorem EF is parallel to AB। EF is parallel to AB and EF is equal to half of AB। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये तीनों इक्वेशन सभी बच्चों को क्लियर है? तो मैं आगे बढ़ूं, बताइए क्लियर है? यस सर। कितना क्लियर है? चलिए अब इसमें देखिएगा, मैं ये बता रहा हूँ। अब हम कहेंगे, अब ये जो तीन इक्वेशंस है ना, इन तीन इक्वेशंस को मुझे 3 बार यूज करना होगा। किस तरह से, जरा देखिएगा। जैसे मान लो मैंने ये कहा, यहां से मेरे पास ये आ गया DF is equal to half of BC। DF is equal to half of BC, तो BC का हाफ क्या हो जाएगा, BE। ये कह सकते हैं ना, since DF is equal to half of BC, it implies that DF is equal to BE।
DF is equal to half of BC, तो it implies that DF is equal to BE. DF जो है वो BE के बराबर है। एक चीज तो ये हो गई, ठीक। दूसरा, ये मैंने कहा फ्रॉम फर्स्ट, मैंने फर्स्ट इक्वेशन को यूज करा, ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया कि DF is equal to half of BC है, तो BC का आधा तो BE है ना, तो मैंने लिख दिया DF is equal to BE। समझ गए कि नहीं? सभी को क्लियर है? Yes, sir. बताइए, आस्था, काव्या, काम्या, पार्थ, अक्षित, Yes, sir. क्लियर है? चलें, हाँ हाँ जी सर। ठीक है। अब आप देखिएगा कि EF is equal to half of AB, ये मैंने थर्ड इक्वेशन में करा। EF is equal to half of AB from third, it implies that ये जो EF है ये AB का हाफ है, तो AB का हाफ आप ये कर लीजिए, ये BD, EF is equal to BD। तो अब जरा देखिए, जब DF BE के बराबर है और EF BD के बराबर है, तो हम बोलेंगे therefore क्या हो गया, ये इसके बराबर, जब अपोजिट साइड्स किसी क्वाड्रिलेटरल की इक्वल होती हैं, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो ये पैरेललोग्राम बन गया। तो मैं बोलूंगा DFEB, therefore DFEB is a पैरेललोग्राम। ये समझ गए? ठीक। तो एरिया या एरिया में बोलिए, सो ट्राइंगल DBE, वो भी छोड़ो, एरिया लिखो, सीधा सीधा एरिया लिखिए। हमें पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी पता है कि पैरेललोग्राम का डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। बताइए सब बच्चों को याद है ये चीज कि नहीं? Yes, sir. आप लोगों ने 9th क्लास में क्वाड्रिलेटरल्स वाले चैप्टर में ये पढ़ा होगा, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। ठीक है, तो हम ये कहेंगे DFBE is a parallelogram. It implies that area of triangle DBE is equal to area of triangle DEF। ठीक है, और रीजन में क्या लिखेंगे? बिकॉज ये जो DE है, ये DE इसका क्या हो गया? DE इसका हो गया डायगोनल, बिकॉज डायगोनल of a parallelogram divides it into two triangles of equal areas। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DE is equal to area of triangle DEF। ठीक है, इसको आप बोल दीजिए बेटा 1 2 3, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 4। ये 4 दिखाई दे रहा होगा, मैंने थोड़ा छोटा सा करके नीचे लिखा है। उसके बाद देखिए, फिर से इनका हमको यहाँ पर करना है कि मैं इन दोनों की बात करूंगा। हम ये कहेंगे since DF is equal to half of BC, DF is equal to half of BC, it implies that DF, मैं पहले भी यूज कर चुका हूँ, DF is equal to half of BC, अब मैं दूंगा DF is equal to EC, DF is equal to EC। दूसरा, DE is equal to half of AC, DE is equal to half of AC, it implies that DE is equal to FC। So DFCE is a parallelogram।
भाई अपोजिट साइड्स जिसके इक्वल हो जाएं उसको पैरेललोग्राम बोलते हैं। सो DFCE इज अ पैरेललोग्राम। जब DFCE एक पैरेललोग्राम हो गया तो अब मैं बोलूंगा कि EF क्या है इस पैरेललोग्राम का डायगोनल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DFE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल FCE। therefore area of triangle DEF is equal to area of triangle FCE। एरिया ऑफ ट्रायंगल FCE ये हो गई इक्वेशन नंबर 5। बताइए जी समझ में आ गया। मैं इसमें ये रीजन नहीं लिख रहा हूँ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, ये रीजन बार बार मैं नहीं लिख रहा हूँ। आपको समझ में आ गया ये वाला। यस सर। बताइए बेटा बाकी बच्चों को क्लियर है। हाँ जी सर। ठीक है अब ध्यान दीजिएगा। एक तो ये हो गया। अब मैंने क्या करा एक बार तो ये वाला पैरेललोग्राम लिया तो ये एरिया इसके बराबर आ गया। फिर इधर वाला पैरेललोग्राम लिया तो ये एरिया इसके बराबर आ गया। अब मैं ये वाला पैरेललोग्राम लूंगा ये वाला ऊपर वाला। तो अब हम इसमें बोलेंगे कि DE इज पैरेलल टू AC। DE पैरेलल क्या है बल्कि हाफ ऑफ AC। Since DE is equal to half of AC, it implies that ये जो DE है ये half of AC के बराबर है। तो AC का हाफ कितना हो गया AF। It implies that DE is equal to AF। It implies that DE is equal to AF। ये हो गया। अच्छा फिर EF is equal to half of AB। EF सॉरी हाँ ठीक है EF is equal to half of AB तो EF is equal to AD। EF is equal to AD। Therefore AFED therefore AFED is a parallelogram। ये हो गया। ये करने के बाद में AFED is a parallelogram ये हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे कि भाई तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF का एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या ADF। ये इक्वेशन नंबर 4 थी। ये इक्वेशन नंबर 5 ये हो गई इक्वेशन नंबर 6। ठीक यहां तक अगर सब बच्चों को क्लियर है तो बताइए आगे चलें। यस सर। ठीक है Yes, sir. अब जरा देखिए ये तीन इक्वेशंस पर आपको फोकस करना है कि DEF एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। मतलब DEF का एरिया DBE के इक्वल है पहली चीज। दूसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल FCE। ट्रायंगल DEF इस बीच वाले का एरिया FCE इसके भी इक्वल है। जब इसका एरिया इसके इक्वल इसका एरिया इसके इक्वल इसका मतलब ये एरिया इसके इक्वल मतलब ये तीनों एरिया आपस में इक्वल। उसके बाद DEF का एरिया ADF के इक्वल है। DEF का एरिया ADF के भी इक्वल है। मतलब जब ये वाला एरिया इसके भी इक्वल ये वाला एरिया इसके भी इक्वल ये वाला एरिया इसके भी इक्वल तो 1 2 3 4 ये जो चारों ट्रायंगल्स हैं इन सबका एरिया आपस में इक्वल हो गया। बताइए ये सबको समझ में आया कि नहीं। सर एक बार दोबारा बता दीजिए मैं समझ नहीं आया। चलो कोई बात नहीं। आप ये बताओ आपको इक्वेशन नंबर 4 5 और 6 ये तीनों क्लियर है। जी सर। है ना। अब ध्यान दीजिए मुझे निकालना क्या था एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC।
मैं कह रहा हूँ चारों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल है, मैं कहता हूँ छोड़ दो उसको, भूल जाओ, हमें इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 ये पता है। अब क्या करना है मुझे, मैं इस तरफ कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू, इधर कर रहा हूं इसको, इसके नीचे एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF अपॉन ये पूरा जो ABC है, ये ABC का एरिया कैसे निकलेगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, 1 2 3 4, ये 4 ट्राइंगल्स हैं। अगर इन चारों ट्राइंगल्स के एरिया को ऐड कर दूं तो पूरा ABC का एरिया निकल जाएगा। तो मैं नीचे वही लिख रहा हूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADF, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADF प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल FEC। ठीक है, और आप ये देखिएगा कि अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है, ये ऊपर आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल जो ADF है, ये जो ADF है ये भी DEF के इक्वल है, तो ADF की जगह पर DEF लिखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, करेक्ट। फिर DEF है, DEF को DEF ही लिखा रहने दीजिए, ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, करेक्ट। फिर DBE, एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE, एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE ये भी DEF के इक्वल है, तो DBE की जगह पर भी DEF लिखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। सर ये डिनोमिनेटर वाला दोबारा समझा दो। दोबारा सुन लीजिए एक बार, ट्राइंगल FEC देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल FEC ये भी DEF के इक्वल है, तो इसमें भी आप DEF लिखिए। देखो तो ध्यान दो, हमने क्या कहा कि मुझे निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है। तो DEF तो ये है बीच वाला एरिया, फिर जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC है, अगर मैं इसमें ये वाला एरिया ADF, ये वाला एरिया DEF, ये वाला एरिया DBE और ये वाला एरिया FEC, 1 2 3 4, अगर ये चारों एरियाज को ऐड कर दूं तो पूरा ट्राइंगल ABC का एरिया आ जाएगा कि नहीं, बताइए। यस सर। ठीक है, मैंने वही करा है, जो डिनोमिनेटर में एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC है, इसको मैंने 4 अलग अलग एरियाज के एडिशन के बराबर लिख दिया। सबसे पहले ADF, ये ADF आ गया, प्लस अगला DEF ये वाला एरिया आ गया, फिर अगला DBE ये वाला एरिया आ गया, फिर अगला FEC ये वाला एरिया आ गया, तो 1 2 3 4 ये 4 एरियाज हो गए, ये समझे। यस सर। उसके बाद देखिए ये जो ADF है, ये जो ADF है फ्रॉम इक्वेशन 6, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF के इक्वल है, तो ADF की जगह मैंने DEF ही लिख दिया, पहली चीज। फिर दूसरा देखिए, DEF को मैंने DEF ही लिखा रहने दीजिए, दूसरी चीज। तीसरी चीज, एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE, एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE ये भी DEF के इक्वल है, तो मैंने DBE की जगह पर भी DEF लिख दिया। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल FEC, एरिया ऑफ ट्राइंगल FEC ये भी DEF के इक्वल है, तो इसकी जगह भी मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF लिख दिया। यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर है? यस सर। यस सर। अब देखिएगा, अब डिनोमिनेटर में DEF 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 4 बार ऐड हो रही है सेम चीज। जब x को 4 बार ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है 4x,
इसी तरह DEF को 4 बार ऐड करेंगे तो 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF हो जाएगा। ऊपर है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF और नीचे आ जाएगा बेटा 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF कैंसिल आउट हो गया, इज इक्वल टू आ गया 1/4। ये आंसर है इसका। बताइए सब बच्चों को क्लियर है? हाँ जी sir. सर। ठीक है, Yes, और sir. बताइए जी। सर क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन डाउट था। 7 यस सर सर। मुझे भी 7 में ही डाउट है। कौन से में? 7 में ही डाउट है मुझे भी। 7 में डाउट है ना। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में है प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू half the area of the equilateral triangle described on one of its diagonals। ठीक है, हम पहले एक स्क्वायर बना लेते हैं। अगर ये वाला क्वेश्चन कर लिया है तो पूरा मिटा दूं ये? Yes, sir. Yes, sir. सबने कर लिया? रुद्राक्ष, Yes, sir. दिवस बताइए। Yes, sir. ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ। चलो जी, अब इसको देखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर is equal to half the area of the equilateral triangle described on one of its diagonals। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, एक स्क्वायर बना लूंगा। Let us draw a square of side x as shown। एक स्क्वायर ड्रॉ करते हैं पहले। x x x और x, ये एक स्क्वायर ड्रॉ कर लिया हमने। फिर इन्होंने बोला प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर है ए बी सी डी, तो इसकी एक साइड पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना देते हैं। इसको बोल दीजिए ए बी सी डी, इसको बोल दीजिए बेटा ई। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या है कि ये वाली साइड अगर x है तो ये भी x होगी और ये भी x होगी। उसके बाद आप क्या करिए, यहाँ पर एक डायगोनल बना लो ऐसे। ये स्क्वायर का डायगोनल है, और जब आप देखिएगा कि स्क्वायर की ये वाली साइड x है, ये वाली साइड x है, तो डायगोनल क्या होगा? मैं कहूंगा कि 90 डिग्री होता है कि अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम √2x। हाँ जी, √2x इन ट्रायंगल ADC। यहाँ क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो AC कितना हो गया, √2 into x। ये हो गया √2 into x, ये हो गया AC। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा कि prove that the area of an equilateral triangle described on one side of a square is equal to half the area of the equilateral triangle described on one of its diagonals।
इसके डायगोनल्स पर, ये डायगोनल है, इसके डायगोनल पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल और बना दीजिए। मान लीजिए ऐसे बना दिया हमने और इसको बोल दीजिए आप f। तो ये इसकी साइड भी क्या हो जाएगी √2x और इसकी साइड भी क्या हो जाएगी √2x। बताइए फिगर सबको समझ में आ गई? Yes, sir. कि आपने स्क्वायर की एक साइड पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया और एक डायगोनल पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया। तो जो क्वेश्चन में दे रखा है वो ये है कि टू प्रूव एरिया ऑफ ट्रायंगल EAB is equal to half the area of triangle FCA, half area of triangle FCA। तो आप क्या करिए LHS निकालिए पहले, एरिया ऑफ ट्रायंगल EAB। और मैं जानता हूं इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया ये होता है बेटा √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। सभी को पता है Yes, sir. इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो √3/4 मल्टीप्लाइड बाई साइड क्या है x, तो x का स्क्वायर ये हो गया। फिर RHS हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल FCA, हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल FCA। अगेन हाफ तो बाहर है ही और ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल FCA, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो √3/4 और साइड क्या है इस केस में √2x, √2x का स्क्वायर। तो 1/2 इंटू √3/4, √2 का स्क्वायर 2 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। 2 से 2 कट गया, ये भी क्या आ गया √3/4 x स्क्वायर। तो दोनों इक्वल आ गए। LHS इज इक्वल टू RHS। ये हो गया प्रूफ। बताइए क्लियर है सभी बच्चों को? Excuse me, sir. हाँ जी। Sir, इनकी साइड तो यहाँ पे डिफरेंट थी ना, हाँ तो तब भी एरिया इक्वल आया। हाँ वो क्योंकि 1/2 कर रखा है ना मल्टीप्लाई, और साइड √2x थी तो 2x स्क्वायर आ गया। इस 2 से 2 कट गया तो √3/4 x स्क्वायर ही आ गया। ओके सर। हो गया ना? चलिए जी ठीक है बेटा, अब इसमें एक टॉपिक बचा हुआ है पाइथागोरस थ्योरम। वो अरे RHS दोबारा समझा दो। RHS में है हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल FCA। तो हाफ का मतलब क्या है 1/2 तो यहाँ पर आ गया। और एरिया ऑफ ट्रायंगल FCA ये FCA, ये भी तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो Yes, sir. 3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। इसकी साइड क्या है √2x, जैसे इसकी साइड क्या थी सिर्फ x, X. इसकी साइड क्या है √2x, तो √2x का होल स्क्वायर क्या हो गया 2x स्क्वायर। Yes, sir. उससे 2 कट गया तो √3/4 x स्क्वायर। Yes, sir. ठीक है, चलिए जी बाकी फिर करते हैं। सर नमस्ते। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए। सर आज आप कराओ